वेलकम इन द पार्ट 2 वीडियो जो हम स्टार्ट किया हुआ था हमने हीमोस्टेसिस के टॉपिक को। सबसे पहले मैंने आपको एंडोथेलियम की बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि नॉर्मल एंडोथेलियम के अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। अब हमने पढ़ना है कि ब्लड जब भी ब्लड वेसल इंजर होती है, जब भी ब्लड लीकेज होता है, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं, कौन से फैक्टर्स की वजह से जो है वो क्लॉटिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले बुक के अंदर जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो है, सबसे पहला पॉइंट है आर्टीरियोर वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन क्या होती है? मतलब ब्लड वेसल इंजर हुई, होल बन गया, यहाँ पे इस तरह से होल बन गया। ठीक है, अब होल बन गया, ब्लड वेसल इंजर हुई, तो ये ब्लड वेसल जैसे इंजर होगी यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड बाहर की तरफ लीक हो रहा है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि जो आर्टरी है कोई भी वो कंस्ट्रक्ट कर जाएगी, वेजो कंस्ट्रक्ट कर जाएगी, ताकि जो है ब्लड जो है वहाँ से गुजरे ही कम। जब गुजरे ही कम का ज़ाहिर सी बात है ब्लीडिंग नहीं होगी, ज़्यादा ब्लड बाहर की तरफ नहीं जाएगा, तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल तंग हो जाएगी ताकि काम ना हो सके। तो वेजो कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्सेस होते हैं और नर्वस रिफ्लेक्सेस होते हैं, और इसी तरीके से एंडोथेलिन। तीन चीज़ें होती हैं। एंडोथेलिन जो कि रिलीज होता है इंजर्ड ब्लड वेसल से, एंडोथेलिन एक वेजो कंस्ट्रक्टर है, ये रिलीज होता है जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं मायोजेनिक रिफ्लेक्सेस। मायोजेनिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जब भी ब्लड वेसल में होल बनता है, और जब भी ब्लड वेसल में होल बनता है और जो ब्लड है मतलब जब वो कांटेक्ट में आता है सब एंडोथेलियम से, स्मूथ मसल से, तो लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्सेस होता है कि वो जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल है वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर जाती है। ये भी एक मायोजेनिक रिफ्लेक्स है। इसी तरीके से नर्वस रिफ्लेक्सेस होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं एक प्रिवेंटिव मैयर के तौर पर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि प्लेटलेट प्लग बनता है। प्लेटलेट प्लग का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का तभी क्लॉटिंग करवा सकेंगे जब उनका जो सामना है एक फैक्टर से, वोन वाइल ब्राइन फैक्टर से होगा जो कि प्रेजेंट होता है सब एंडोथेलियम के अंदर। लेकिन जब ये होल हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ये प्लेटलेट्स का आराम से रसाई हो जाती है वोन वाइल ब्राइन फैक्टर के अंदर के पास, जो कि सब एंडोथेलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही प्लेटलेट्स वोन वाइल ब्राइन फैक्टर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं तो इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। इनकी एक्टिवेशन होती है जब ये कोलेजन जो कि सब एंडोथेलियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो कि कोलेजन से मिलकर बनी होती है सब एंडोथेलियम, जैसे ही इनका सामना जो है वो इससे होता है तो क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया था क्या होता है कि प्लेटलेट एक्टिवेट भी हो जाती हैं और फिर वो एग्रीगेट भी हो। कब कहेंगे कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए? हम कहेंगे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए जब उनकी शेप चेंज हो जाएगी। उनकी शेप जो है वो स्मॉल राउंडेड डिस्क से फ्लैट प्लेट्स जैसी हो जाएगी और उसके अंदर स्पाइकी प्रोट्रूजन्स आ जाएंगी। वो स्पाइकी प्रोट्रूजन्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। क्या आ जाएंगी? स्पाइकी प्रोट्रूजन्स आ जाएंगी। स्पाइकी प्रोट्रूजन्स आएंगे, और वो क्यों आएंगे? ताकि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये वो चीज़ होती है जिससे हम कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट है ना वो एक्टिवेट हो गई है। प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, उसके बाद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कैसे होगी? प्लेटलेट की एग्रीगेशन वो अभी थोड़ी सी डिटेल हम बात पढ़ेंगे थोड़ी सी आगे जाके वीडियो के अंदर। और प्लेटलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन जो है वो मिल के एक प्लग बना देंगी, उस प्लेटलेट प्लग बना देंगी। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पहले एक प्लेटलेट आई, 2-3 प्लेटलेट्स आई और वो मिलके अटैच हुई थी वोन वाइल ब्राइन फैक्टर से। अब वोन वाइल ब्राइन फैक्टर से अटैच हुई, एक प्लेटलेट आई, इन्होंने मजीद प्लेटलेट्स आती रहेंगी। किस प्रोसेस के तहत आएंगी वो भी हम पढ़ेंगे, और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी प्लग, वही प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाएगा। इसको हम कहेंगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो गई है। ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होती है कि इसके अंदर फिब्रिन आएगा। ये जो प्लेटलेट्स बनी है इसके अंदर फिब्रिन का मैशवर्क आएगा और इसको एक मजीद अच्छा सा इसको क्लॉट बना देगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो पढ़ते हैं। जैसी वस्कुलर इंजरी होती है, आपको पता है ब्लड वेसल्स के आसपास होता है टिश्यू। ठीक ज़ाहिर सी बात है टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर होता है टिश्यू फैक्टर होता है। अब टिश्यू फैक्टर जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सब एंडोथेलियल सेल से एक्सप्रेस होती है। ये जो सब एंडोथेलियल सेल्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं टिश्यू फैक्टर को, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब टिश्यू फैक्टर क्या करता है? जैसे ही टिश्यू फैक्टर मिसाल के तो ये देखें ब्लड जो है, जैसे ये ब्लड वेसल यहाँ से इंजर हुई, सब एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट था टिश्यू फैक्टर अंदर गया ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जाके उसने क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम है 7A, क्लोटिंग फैक्टर 7 को उसने जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया। और इस क्लोटिंग फैक्टर 7 को जब वो एक्टिवेट करेगा तो एक कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। कोगुलेशन कैस्केड हमने अभी वीडियो के अंदर आगे जाके पढ़ना है, व्हाट इज कोगुलेशन कैस्केड और वो कैसे होता है। तो ये टिश्यू फैक्टर कोगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है।
कोगुलेशन कैस्केड जैसे ही चलता है तो ये साथ ही साथ थ्रोम्बिन की जनरेशन करवाता है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि थ्रोम्बिन जो है वो किस तरीके से जो है वो आपकी जो क्लॉटिंग करवाना चाहता है। थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन के फंक्शंस पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं, बल्कि थोड़े से एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रोम्बिन जो है फिब्रिन जो इनको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन मैशवर्क बनाएगा। और हम यही चाहते थे कि जो प्लेटलेट प्लग बन चुका है उसका मैशवर्क बन जाए, वो मजीद मजबूत हो जाए, और उसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब उसके बाद ये छोटे छोटे इवेंट्स को आपने सबसे पहले हाईलाइट दी हुई, कह सकते हैं कि हाईलाइट दी हुई। अभी एक पॉइंट को हमने डिटेल में अभी डिस्कस करना है वीडियो के आगे में जाके, मजीद पार्ट्स की वीडियो में 1-2-3 पार्ट मजीद हो सकता है लग जाएं, तो उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका कोगुलेशन कैस्केड, जिसमें एक्सट्रेजिंग इंट्रेजिंग पाथवे को पढ़ेंगे। और मैं बता रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हीमोस्टेसिस और एंडोथेलियम के जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ऐसे पता है वो जो क्लॉट बना है उसको हमने सबसे पहले उसको स्टेबलाइज किया फिब्रिन मैशवर्क के साथ। अब उसको ज़रा से पता डिजोल्व भी करना है उस क्लॉट को। ठीक है, डिजोल्व करने के लिए क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये प्लेटलेट है, ये एग्रीगेट होती रही, एग्रीगेट होती रही। अब ये प्लेटलेट्स क्या होंगी, ये प्लेटलेट्स जब एग्रीगेट होंगी तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब कंट्रैक्शन कैसे होगी, अभी किसके साथ जुड़ी हुई है, एंडोथेलियम के साथ जुड़ी हुई है ना। अब एंडोथेलियम के साथ जुड़ी हुई है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जाहिर सी बात है तो एंडोथेलियम जो है वो करीब आ जाएगी। मतलब यहाँ पर भी प्लेटलेट्स मौजूद थी, एंडोथेलियम की साइड पे भी प्लेटलेट्स मौजूद थी, दोनों ही प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट की, एंडोथेलियम इस तरह से होगी थोड़ी सी करीब आ गई, तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। ठीक है, ये प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो यही कह रहा है कि वो परमानेंट प्लग बनेगा उसके बाद, ताकि फर्दर हेमरेज ना हो सके। उसके बाद हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आएंगे। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फिब्रिनोलाइसिस करवाएंगे। फिब्रिनोलाइसिस क्या होती है, जो फिब्रिन मैशवर्क यहाँ पे बना था उसको उन्होंने डिजोल्व करवाना है। और फिर उसके बाद क्लॉट की डिजॉर्प्शन, क्लॉट खत्म हो जाएगा। क्लॉट खत्म होने के बाद रिपेयर में मामला चला जाएगा, मेरे ब्लड वेसल जो इंजर हुई थी वो रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसके इवेंट्स की हाईलाइट्स को पढ़ लिया। अब हाईलाइट्स के बाद हम चलेंगे डिटेल्स की तरफ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने आपको पहले यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से जो पॉइंट्स बने हुए थे उसको डिटेल में उन्होंने थोड़ा सा मतलब इसकी वीडियो इसकी डायग्राम बनाई हुई है कि वैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे प्लेटलेट की एक्टिवेशन एग्रीगेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन, फिब्रिन मैशवर्क बन रहा है, फिब्रिन मैशवर्क के बाद क्लॉट की रिजॉर्प्शन हो रही है। ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से डायग्राम से बता देती हूँ कि मिसाल के तौर पर ये मैंने पहले बताया था कि रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है एंडोथेलियन रिलीज होता है, रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रक्शन होती है ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा लीक आउट ना हो ब्लड वेसल से, तो इस तरीके से होता है। और प्लेटलेट एक्टिवेशन कैसे होती है, प्लेटलेट्स की शेप चेंज होती है, उसके बाद प्लेटलेट मजीद आते हैं तो रिक्रूटमेंट मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन और होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, फिब्रिन मैशवर्क बनता है। इसी तरीके से वो कैसे बनता है, टिश्यू फैक्टर की वजह से, फिब्रिन, ये सारी जब मैं आपको डिटेल में थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी तब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। एंडोथेलियल सेल्स बैलेंस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक एंड प्रोथ्रोम्बिक एक्टिविटीज़ के दरमियान बैलेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही इस बात को सबको डिस्कस किया था बहुत डिटेल से कि एंडोथेलियम जो है वो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है जो क्लॉटिंग नहीं करवाना चाहते। इसी तरीके से जब ब्लड वेसल इंजर हो जाती है तो ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो क्लॉटिंग करवाना चाहते हैं। तो उन दोनों के दरमियान बैलेंस ही डिसाइड करता है कि क्लॉटिंग होगी या क्लॉटिंग नहीं होगी। अब प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं प्लग बनाने में, अभी हमने पढ़ा था ना प्लेटलेट प्लग बनता है। अब प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है और किस तरीके से जो है अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनकी डिटेल क्या होगी उसको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे।